हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 19वां सेशन है करंट अफेयर्स का और हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 9 महीनों में सरकार की तरफ से जो भी बड़े कदम उठाए गए हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वो सब इसके अंदर शामिल हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। पिछला जो सेशन था उसके अंदर हमने बिजनेस से रिलेटेड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से रिलेटेड बातें की थी। आज हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या हुआ है उसकी बातें करेंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जो कानूनी बदलाव किए गए थे आत्मनिर्भर भारत अभियान में एग्रीकल्चर से संबंधित, उसी को लेकर आज बहुत सारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए वो क्वेश्चन आ सकता है कि वो कानून कौन से हैं और क्या बदलाव है जिन पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या किया गया है। सबसे पहले कृषि के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड, अगर आपने नाम सुना है, किसानों को लोन लेने में आसानी हो इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड नाम की एक स्कीम जारी की गई थी कि किसान को हर फसल से पहले लोन लेना होता है सीड्स लेने के लिए या कुछ और कामों के लिए। तो किसान को हर बार अपने दस्तावेज लेकर ना जाना पड़े, बार बार मेहनत ना हो उसकी, इसलिए किसान को एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जो वो क्रेडिट कार्ड से ही अपना लोन ले सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करीब करीब 2.5 लाख किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण, रियायती का मतलब होता है सस्ते ऋण, बाजार में रेट चलती है 8-9%, 7% ब्याज की, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसके ऊपर 4% के ऊपर, 3% के ऊपर लोन दिया जाता है। तो बाजार से लगभग आधी रेट पर रियायती सस्ते लोन दिए जाते हैं जिसमें ब्याज दरें कम होती है। तो कंसेशनल क्रेडिट दिया गया, रियायती ऋण दिया गया किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 लाख किसानों को। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या किया गया कोरोना से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, वो हम बात कर रहे हैं पहले। दूसरा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्वेश्चन पूछे जाने के अच्छे चांस है, मेरे को ऐसा लगता है। 1 लाख करोड़ रुपए, करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपीस का एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, कृषि आधारभूत ढांचा निधि। एग्रीकल्चर के अंदर आधारभूत ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसानों को फायदा तभी होगा जब रोड्स और रेलवे नेटवर्क्स और फूड प्रोसेसिंग तक पहुंच और ये सब आसान होगा, मंडियां बेहतर तरीके से बनी होगी। ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, आधारभूत ढांचे के तहत आता है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित, चाहे वो बिजली की सप्लाई है, चाहे वो रोड्स का कनेक्टिविटी है, उसको बेहतर करने के लिए एक फंड बनाया गया है 1 लाख करोड़ रुपए का, जो काम करेगा, जिससे केवल और केवल एग्रीकल्चर से संबंधित आधारभूत ढांचे के अंदर निवेश किया जाएगा और उसको बेहतर बनाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तीसरा है नाबार्ड के द्वारा, कल हमने नाबार्ड की बात की थी। नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो राष्ट्रीय बैंक है, उसके द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 तरीके के बैंक्स होते हैं। देखो, एक तो होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, RRB, जिसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं, और एक कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं जो लोग मिलकर अपना बैंक खोलते हैं। ये ग्रामीण स्तर पर सहकारी बैंक ज्यादा काम करते हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ज्यादा काम करते हैं? अगर आप जाओगे तो HDFC की ब्रांच गांव में खुली हुई है, ऐसा चांस कम है, क्योंकि बड़े बैंक जितने भी आप देखते हैं, SBI को एक छोड़ दें हम, तो उनको फायदा नहीं मिलता अगर वो छोटे छोटे गांवों में अपनी ब्रांचेस खोलते हैं। इसलिए गांवों तक ऋण पहुंचाने के लिए या तो सहकारी बैंक हैं या फिर ग्रामीण बैंक हैं, जो हमारे RRBs हैं। 1975 के अंदर चालू किए गए थे रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5 से चालू किए गए थे और धीरे धीरे करके अब काफी बढ़ गए हैं। तो ये ग्रामीण सहकारी बैंकों को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपीस की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी, गौर फरमाइएगा जी, आपातकालीन कार्यशील पूंजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड। इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? अगर आपको कल की क्लास याद आ रही हो तो मैंने आपको बोला कि नाबार्ड क्या करता है, रीफाइनेंसिंग का, पुनर्वित्तयन का काम करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसान जाके नाबार्ड से लोन लेकर आ रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। किसान लोन लेता है RRB से या RCB से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से या फिर सहकारी बैंक से, और ये लोग लोन लेते हैं नाबार्ड से, ताकि अगर गड़बड़ हो तो नाबार्ड के पैसे डूबे, ग्रामीण बैंक के या सहकारी बैंक के पैसे ना डूबे। ये मैंने आपको कल पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। लेकिन
अब कोरोना के तहत उनको एकदम से क्या होगा, जो लोन्स उनके वापस आने वाले थे वो वापस आएंगे नहीं, तो उस टाइम पर उनको लोन्स और देने की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा किसान लोन लेने आएंगे लेकिन वापस करने बहुत कम आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। तो जो लोन लेने आएंगे तो उनको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नाबार्ड ने क्या किया, एक इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड बनाया, एक आपातकालीन कार्यशील पूंजी बनाई 30,000 करोड़ रुपए की, कि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और सहकारी बैंकों को ये 30,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देंगे आने वाले 6 महीनों के अंदर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके। तो इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित, सिंपल सा आपसे केसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि केसीसी क्या होता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितने रुपए का बनाया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए का, ये आपसे पूछा जा सकता है। और नाबार्ड द्वारा आपातकालीन कार्यशील पूंजी या फिर इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड कितना दिया गया है, 30,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको रट्टे नहीं मारने हैं, ज्यादा फोकस किस पर करना है कि आप धीरे धीरे 2-3 बार ये क्लास देख लो या फिर पीडीएफ देख लो, उससे क्या होगा, आपको बस इतना याद रह जाएगा कि आप पेपर में टिक कर पाओ। मैं बार बार ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर रट्टे मारे होंगे तो जितना रट्टे मारोगे सिर्फ उतना ही याद रहेगा, उसमें से भी आधा भूल जाओगे। इतना सब कुछ है पढ़ने को, हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें महारत नहीं हासिल करनी किसी भी चीज में। यस, आगे आए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% चांस है किसी न किसी एग्जाम में शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। एक नई योजना चालू की गई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही चालू की गई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि पीएमएमएसवाई कौन सी योजना है, तो पीएमएमएसवाई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कितने रुपए की योजना है, 20,050 करोड़ रुपए की। ये 50 कभी कभी लोग नहीं भी लिखते, 20,000 करोड़ भी बोल देते हैं, पर 50 करोड़ बहुत अमाउंट होती है, तो 20,050 करोड़ रुपए की ये योजना है। क्या किया जाएगा इस योजना में, नाम में लिखा हुआ है मत्स्य संपदा। मत्स्य संपदा जो है उसको बेहतर करने के लिए, तो समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर के लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों के लिए 12,340 करोड़ रुपए। तो मरीन है, इनलैंड फिशरीज, जितने भी मछली पकड़ने के लिए जितना भी एरियाज बनाए हुए हैं, जितने भी एक्वा कल्चर के प्लांट्स लगाए हुए हैं, उन सब के विकास के लिए, मछुआरों के विकास के लिए करीब 12,340 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये 12,340 करोड़ रुपए क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो 20,050 करोड़ रुपए ही आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ये याद ना करें, पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाएगा। मछली पालन आधारभूत ढांचा, जैसे आप देखो हमने कृषि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत ढांचे की जरूरत है, वैसे ही मछलियों पालने वालों के लिए, मछुआरों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। बिना आधारभूत ढांचे के कुछ भी हो नहीं सकता। तो आधारभूत ढांचे के लिए, मछली पालन के आधारभूत ढांचे के लिए 7,710 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगेन ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन या तो नाम आएगा या फिर 20,050 करोड़ आएगा। इसके अंदर 2024-25 तक बेसिकली आने वाले 5 सालों के अंदर मछली उत्पादन में 70 लाख टन की वृद्धि हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं जी, 70 लाख टन की वृद्धि चाहते हैं, और कुल 220 लाख टन हम इसको बनाना चाहते हैं। अभी करीब करीब 150 लाख टन के आसपास है, तो 150 में 70 जोड़ोगे तो 220 हो जाएगा। तो 150 के आसपास घूम रहे हैं हम, 140 से 150 के बीच में, हम उसको 220 लाख टन बनाना चाहते हैं। पर इस संपदा योजना का टारगेट 70 लाख टन की वृद्धि है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितनी वृद्धि की हम टारगेट कर रहे हैं, तो 70 लाख टन वृद्धि की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि निर्यात आय में, एक्सपोर्ट करते हैं जो हम मछलियां, भारत से काफी मछली एक्सपोर्ट होती है, उसकी आय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाए। तो इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग टू 1 लाख करोड़ रुपीस। 2 है, में वृद्धि नहीं है,
निर्यात आय इतनी हो जाए, ये है 1 लाख करोड़ रुपए हम निर्यात आय को पहुंचाना चाहते हैं। मतलब क्या, 1 लाख करोड़ रुपए हमारी कमाई हो रही है मछलियों को एक्सपोर्ट करके, या फिर हम चाहते हैं 70 लाख टन की वृद्धि हो जाए मछली उत्पादन में। 2024-25 के लिए 5 सालों के लिए ये 20,050 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आए, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यह भी एक नया बनाया गया है, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष। जैसा कि आप जानते ही हैं, 5 पिलर्स जो हमने कल बात किए थे कि पूरे इस योजना के 5 स्तंभ कौन से हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा स्तंभ था। तो हर जगह आधारभूत ढांचे को बेहतर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है। तो पशुपालन जो है, एनिमल हस्बेंड्री जो है, उसकी अवसंरचना या फिर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी एक कोष बनाया गया है 15,000 करोड़ रुपए का। 3 कोष बता दिए एग्रीकल्चर और अलाइड में मैंने आपको। एक तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा बड़ा है 1 लाख करोड़ का। एक हम कुछ पैसे करीब 7,000 करोड़ रुपए 8,000 करोड़ रुपए मछली पालन वाले में लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। एक पशुपालन का अलग से हमने विकास कोष बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का। इसमें डेयरी जितना भी काम हो रहा है, या मूल्य संवर्धन, या पशु चारा बुनियादी ढांचा, चारा डेवलप करने के लिए जो लोग चारा उगाते हैं उनको इजी हो, डेयरीज को इजी हो, इन सब के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत ढांचे की जरूरत है। उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का ये एक फंड बनाया गया है। ये जो अगला पॉइंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ये काफी दिन तक, 15 से 20 दिनों तक अखबारों में आया था। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे आपको। कैंपा नाम की एक अथॉरिटी होती है। कैंपा की इंग्लिश में फुल फॉर्म देखते हैं पहले, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कॉम्पेंसेटरी का मतलब होता है क्षतिपूरक। क्या मतलब कि तुमने जो, ये कंपनीज के लिए होता है कि कोई कंपनी ने जहां पर जंगल था उस एरिया को क्षति पहुंचाई, तो उसकी क्षति पहुंचाई, उसको नुकसान पहुंचाया, उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, नुकसान की भरपाई के लिए तुम वनरीकरण करोगे, एफॉरेस्टेशन करोगे, कि तुमने कहीं जंगल को, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया, उस फॉरेस्ट को नुकसान की क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई के लिए तुम्हें एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, कहीं और जंगल बसाना पड़ेगा, बहुत सारे पौधे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसको प्रबंधन करने वाली और योजना बनाने वाला एक प्राधिकरण है जिसका नाम कैंपा है। आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारी कंपनियां फॉरेस्ट की, जंगल की भूमि पर बहुत सारा काम करती है, जंगल को नुकसान पहुंचता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आदिवासी कबीलों को नुकसान पहुंचता है, वहां पे भी तो लोग रहते हैं। तो उनको जो नुकसान पहुंचा है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए इनको वनरीकरण, एफॉरेस्टेशन करना होता है। और ये कितना करना होगा, कैसे करना होगा, इसके लिए पेमेंट्स फिक्स्ड है। जितनी कमाई आप करोगे उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको कैंपा फंड्स में देना होता है। कैंपा क्या है? कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, सरकारी संस्थान है ये। आपने जैसे 100 रुपए कमाई की, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। 10% अगर फिक्स्ड है तो 10 रुपए आपको कैंपा को देने पड़ेंगे। कि कैंपा क्या करेगा, आपके 100 रुपए कमाने की वजह से जो नुकसान हुआ, आपके 10 रुपए ले लेगा सबसे इकट्ठे करके, और कुछ फायदा करेगा, उस नुकसान की भरपाई करेगा। तो कैंपा के तहत 6,000 करोड़ रुपए यूज करने की बात हुई है। बहुत सारे लोग पहले इसके अगेंस्ट थे, लेकिन ये ऐसे फंड्स थे जो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज हो सकते हैं, कि जिस एरिया को नुकसान हुआ है उस एरिया को नुकसान की भरपाई के लिए। तो 6,000 करोड़ रुपए उसके हम यूज करेंगे। किसके लिए? आदिवासियों के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए। तो जितने भी आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स हैं या आदिवासीज हैं, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाए जा सकें इस कोरोना काल में, क्योंकि उनको और ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो सामान पहुंचता था उन तक वो भी नहीं पहुंच पा रहा है, उनका सामान बिक नहीं पा रहा है। उनके लिए रोजगार डेवलप करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए हम कैंपा से यूज करेंगे। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? मेरा ऐसा मानना है सिर्फ कैंपा की फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन आ सकती है, या कैंपा फंड्स कितना फंड यूज किया है वो क्वेश्चन आ सकता है। आदिवासियों के लिए किसका फंड यूज किया है, कैंपा का यूज किया है, ये पूछा जा सकता है। तो अब आपको एक बार पता चल गया कैंपा नाम की कोई चीज होती है, तो आप पढ़ पाओगे। रट्टे मत मारना कि फुल फॉर्म क्या आप रट्टे मार रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। मेरे को नहीं लगता ऐसा रट्टे मारने से आपको फायदा
होगा। यस, तो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाया 15,000 करोड़ का और कैंपा फंड्स यूज किए 6,000 करोड़ रुपए ताकि आदिवासियों को रोजगार दिया जा सके। आगे आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नए कानून बनाए गए। बिजनेस में हमने बात की थी, जैसे सूक्ष्म माइक्रो का बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि सूक्ष्म बोलते हैं, मैं भूल गया था। माइक्रो, सूक्ष्म, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग की डेफिनेशन हमने बदली थी, अगर आपको याद आ रहा हो। 1 करोड़ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, या फिर 5 करोड़ आपका टर्नओवर है तो आपको सूक्ष्म उद्योग बोला जाएगा। 10 करोड़ और 50 करोड़, 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर है तो आपको लघु उद्योग बोला जाएगा। और 10 करोड़ का डबल 20 करोड़ आपका निवेश है और 100 करोड़ आपका अगर टर्नओवर है तो आपको मध्यम उद्योग बोला जाएगा। ये कानूनी बदलाव किए गए थे। वैसे ही 3 बड़े नए कानून बनाए गए हैं कृषि क्षेत्र के अंदर और इन्हीं कानूनों का विरोध कर रहे हैं आज जो बहुत सारे किसान पंजाब हरियाणा के हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपके लिए बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सही है, गलत है, सरकार ने सही किया, गलत किया, इन चीजों पर हम ना तो वाद विवाद यहां पर करेंगे, ना ही आप कमेंट्स में कोई ऐसे रिप्लाई कीजिएगा। हम यहां पर यह पढ़ रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, वो कानून क्या है, ताकि हमारा लक्ष्य है पेपर निकालना। पहले ये सही या गलत के अंदर हम नहीं जाएंगे। यस, तो वो कानून क्या है वो देखते हैं। पहला, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नाम का एक कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंदर जो आया था। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है ये नियंत्रण करता है आवश्यक वस्तुओं का, कि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं एकदम असेंशियल है, उनका नियंत्रण सरकार के हाथ में रहता है। सरकार उसके ऊपर रोक टोक लगाती है इस कानून की सहायता से। अब क्या किया गया बदलाव कि जो संशोधन लाया गया, जो अमेंडमेंट लाया गया, उसके तहत अनाज को, खाद्य तेलों को, तिलहन को, दालों को, प्याज को और आलू को, इनको मिलाकर बहुत सारे खाद्य पदार्थ, क्या क्या हो गया जी, सीरियल्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियंस एंड पोटैटो, इनको डीरेगुलेट, नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। कोई रोक टोक पहले जो होती थी, जमाखोरी की रोक टोक होती थी कि आप कितना जमा करके रख सकते हो एक जगह, ये रोक टोक हटा देगी। ये सरकार इनके ऊपर अब ध्यान नहीं देगी कि कौन कितना रख रहा है, क्या कर रहा है। पहले सरकार इनको नियंत्रित करती थी, अब नहीं करेगी, ये बदलाव लाया गया है। क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, देखो मैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या लॉजिक है वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि कानून में क्या है, अगेन वाद विवाद नहीं करना है। सरकार सोच रही है कि हम निवेश को आकर्षित करेंगे और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे। कंपटीशन लाना चाहती है फार्मर्स के आउटपुट के लिए, जो किसान उगाते हैं उसके लिए जितना ज्यादा, जिस भी फील्ड में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना सामान सस्ता मिलता है बाजार के अंदर और उतना ज्यादा फायदा होता है वो सामान बनाने वाले को। तो किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति की उम्मीद है कि हम कंपटीशन बढ़ा देंगे, रोक टोक रखेंगे नहीं, तो सब लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएंगे किसानों का सामान खरीदने के लिए, ऐसा सरकार सोच रही है। पर अगेन, क्या हमें जरूरत है कंपटीशन की, क्या हमारे किसान कंपटीशन को सहन कर सकते हैं, ये सब प्रश्न अभी भी खुले हैं। स्टॉक सीमा को असाधारण परिस्थितियों में ही लगाया जाएगा, केवल असाधारण, एकदम क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे तभी हम स्टॉक की लिमिट लगाएंगे कि आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। देखो लॉजिक क्या चल रहा है, मान लो 10 किसान हैं, 10 के 10 एक सामान बनाते, मान लो गेहूं उगा रहे हैं। अब मैं एक कंपनी हूं, अगर मेरे को ही पता है मेरे को ही खरीदना है तो मैं अपने दाम पर खरीदूंगा, लेकिन मेरे साथ 50 कंपनियां और हैं या 10 कंपनियां और हैं जो सामान खरीदना चाहती है, गेहूं खरीदना चाहती है, तो हम लोग बोली लगाएंगे, तो हमारी बोली के चक्कर में किसान को फायदा होगा, ऐसा सरकार सोच रही है। लेकिन अब इससे फायदा होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। हमारे किसान भी छोटे हैं, इसलिए इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन कानून क्या है जो आपको याद करना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंदर अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू सहित खाद्य पदार्थों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, स्टॉक की लिमिट उस पर से हटा दी गई है। और यह क्यों किया गया है, ताकि निवेश को आकर्षित किया जाए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। आगे आए जी, 2 नंबर कानून कौन सा है? 2 नंबर कानून है, इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस, जो किसानों का प्रोड्यूस है, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना और फैसिलिटेट करना। क्या मतलब, कृषक उपज, जो कृषि की उपज है उसके व्यापार और वाणिज्य में
हम संवर्धन और सरलीकरण चाहते हैं, ऐसा ये अधिनियम बनाया गया है। इसके अंदर क्या क्या है? किसानों को पर्याप्त मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प देना, ऑप्शन देना। अभी करंटली क्या सिस्टम है कि जो किसान हैं वो अपनी उपज को केवल कृषि उपज मंडी समितियों, एपीएमसी अगर आपने नाम सुना है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, तो ये कृषि उपज मंडी समिति है, उसी के अंदर जो लाइसेंस धारक हैं उसी को बेचने के लिए बाध्य हैं। हर जगह पे एपीएमसीज बनी हुई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, कृषि उपज मंडी समितियां बनी हुई है। किसान केवल अपना सामान उनको ही बेच सकता है जिनको एपीएमसी में लाइसेंस प्राप्त है। लेकिन इस रोकटोक को, इस बाधा को, इस बंधन को हटा दिया गया है सरकार के द्वारा इस कानून के अंदर, और किसानों को खुला छोड़ दिया गया है कि भाई तुम्हारा जहां मन करे ना, बाधा मुक्त अंतरराज्य व्यापार। राजस्थान के किसान का मन करे मैं तो मध्य प्रदेश में बेचूंगा, पंजाब वाले का मन करे मैं तो कर्नाटक में बेचूंगा, जहां मन करे वहां बेचो, तुम्हें उपज का दाम जहां बेस्ट मिले वहां बेच सकते हो तुम। दूसरा, कृषि उपज मंडी के लिए ई ट्रेडिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है जी आपके पेपर में कि ई नाम क्या है? ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार को कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। ई नाम पूरे राष्ट्र के स्तर पर, पूरे इंडिया के लेवल पर एक एग्रीकल्चर मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करती है। ऑनलाइन एक किसान अपने खेत में बैठा बैठा कहीं भी सामान को बेच सकता है। थ्योरीटिकली बात करें तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किसान कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, तो जहां उसको अच्छा लगेगा, ज्यादा दाम मिलेंगे, वहीं बेचेगा। पर ये कितना सही या गलत है, अगेन वो एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कानून में क्या लिखा है, तो कानूनों में पर्याप्त विकल्प देने के लिए जो एपीएमसी, कृषि उपज मंडी समितियों में लाइसेंस धारकों को बेचने की रोक थी, उस रोक को हटा दिया गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग को ऑन कर दिया गया है ई नाम के सहायता से, और अंतरराज्य व्यापार को, इंटर स्टेट ट्रेड को चालू कर दिया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है। कानून नंबर 3 में आते हैं। कानून नंबर 3 कहता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। कृषकों के सशक्तिकरण और संरक्षण, कहने को तो हम फार्मर्स का सशक्तिकरण कर रहे हैं और संरक्षण बचाव भी कर रहे हैं। कीमत आश्वासन चाहते हैं हम चाहते हैं किसान को कीमत आश्वासित मिले, पक्की मिले। और कृषि सेवा करार अधिनियम, तो और कृषि सेवा करार का मतलब है कृषि को जो भी सेवा दे रहे हैं, जो भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत हेल्प कर सके किसानों की। क्या है इस कानून के अंदर? एक अनुबंध के माध्यम से, अनुबंध बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। देखो, प्रोटेक्ट फार्मर्स एंगेजिंग विद कंपनीज बाय म्यूचुअली एग्रीड लुक्रेटिव प्राइस फ्रेमवर्क इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब कि अनुबंध के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, पारदर्शी तरीका है, एकदम खुला है, सबके सामने, उचित होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। एक सहमति के आधार पर किसान और एक कंपनी एक एग्रीमेंट कर सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसानों के साथ कि हम तुम्हारा सामान इतने रुपए में खरीदेंगे और तुम सिर्फ हमें ही बेचोगे। तो ये एक ढांचा बनाया गया है, मूल्य ढांचा, जिसके तहत कंपनियों के साथ संलग्न किसानों की रक्षा करना हमारा लक्ष्य है। मतलब सरकार का लक्ष्य क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दिया है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है फार्मर से, तुम हमारे लिए सामान बनाओ, उगाओ और हम तुमसे इतने रुपए में खरीदेंगे, और इसमें किसान का नुकसान ना हो, इसीलिए उसको पारदर्शी बनाना और उचित बनाने का ये लॉजिक है इस कानून का। साथ ही इसमें क्या किया गया, इसमें अगर किसान को दिक्कत हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत हो रही है, कोई गड़बड़ी होती है, किसान को नुकसान पहुंचता है, किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो 3 लेवल की, 3 स्तरीय एक विवाद निपटान तंत्र भी बनाया गया है कि कुछ भी गड़बड़ होगी तो विवाद का निपटान यहां होगा। पहले है सुलह मंडल। सुलह मंडल क्या है जी? सुलह मंडल बोलते हैं कंसिलिएशन बोर्ड को इंग्लिश में। दूसरा है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब उपमंडल मजिस्ट्रेट। और तीसरा है अपैलेट अथॉरिटी, अपीलीय प्राधिकरण। ये 3 लेवल अलग अलग बनाए गए हैं कि किसान का जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनीज के साथ, उसमें कोई भी दिक्कत होती है किसान को, तो वो
पहले यहां पर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही सुलह मंडल, फिर उपमंडल मजिस्ट्रेट और फिर अपीलीय प्राधिकरण में जा सकता है। इसमें प्रश्न क्या उठ रहे हैं? किसान हमारे ज्यादातर 70% जो किसान हैं वो 2 हेक्टेयर से कम जमीन के छोटे किसान हैं। जब आप इतने छोटे होते हो तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों से मोल भाव नहीं कर सकते, आप एक सही उचित कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, ऐसा लोग कह रहे हैं। दूसरा, ऐसा बोला जा रहा है कि ये 3 स्तर तो आपने बता दिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इसका मतलब यह हुआ कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता अगर उसको दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं आप किसान को रोक रहे हो। ये प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। सरकार चाहती है कि हम किसानों का फायदा कर रहे हैं, किसानों को दिक्कत ना, इसलिए कानून बनाया है। कुछ किसानों को कुछ और लग रहा है, कुछ को और लग रहा है। अगेन विवाद में नहीं जाएंगे, पर कानून में क्या लिखा है ये लिखा है। अगर हम तीनों कानूनों को देखें तो पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम में हमने नियंत्रण मुक्त किया है और स्टॉक सीमा को हटाया है ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। दूसरे कानून में उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के अंदर हमने पर्याप्त विकल्प दिए हैं किसान को कि तुम्हें इंटरस्टेट बेचना है, इंटरस्टेट बेच दो, ऑनलाइन बेचना है, ई नाम की सहायता से, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की सहायता से बेच दो। पहले तुम खाली एपीएमसी में लाइसेंसों को बेच सकते थे, अब किसी को भी बेच सकते हो। और तीसरा, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम के अंदर हमने क्या किया है, अनुबंध जो हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं, उसमें किसानों को बचाने के लिए पारदर्शी बनाया गया है, उसे उचित बनाया गया है। और कोई भी दिक्कत आएगी तो पहले सुलह मंडल, फिर उपमंडल मजिस्ट्रेट और फिर अपीलीय प्राधिकरण में आप जा सकते हैं। ये कानूनी बदलाव किए गए हैं। कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए, सही या गलत उसके सबकी अपनी अपनी धारणाएं हो सकती है। आगे आते हैं जी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या किया गया है सरकार के द्वारा। पहला है वन नेशन वन कार्ड। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो क्या रहा है, अभी तक सभी राज्यों के अपने अपने राशन कार्ड थे और राशन कार्ड की सहायता से एक पीडीएस नाम की चीज है भारत के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, लोक वितरण प्रणाली बोलते हैं, जिसमें जो आप डिपो समझते हैं, डिपो से उचित मूल्यों की दुकानों पर, फिक्स्ड प्राइस शॉप पर लोग जाकर अपना राशन कार्ड दिखाकर वहां से अनाज, केरोसिन ऐसा सामान ले सकते हैं, चीनी वगैरह। लेकिन होता क्या है, जो प्रवासी लोग हैं, मान लो कोई बिहार का रहने वाला है, वो अगर मध्य प्रदेश में काम कर रहा है या मध्य प्रदेश वाला महाराष्ट्र में काम कर रहा है और उसको अगर सामान लेना है, राशन लेना है, तो वो नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास अपने राज्य का राशन कार्ड होता है जो कि महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में नहीं चलता। तो अब हम क्या चाहते हैं कि एक देश है तो राशन कार्ड भी एक ही होना चाहिए। 28 स्टेट्स ऑलरेडी इसको मान चुकी हैं और ये मार्च 2021 से पहले ये लागू कर दिया जाएगा। भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, लोक राशन प्रणाली जो है, उसका उपयोग फिर लोग कर पाएंगे। आपका राशन कार्ड भारत का राशन कार्ड होगा, राज्य का राशन कार्ड नहीं होगा। आप किसी भी राज्य में क्यों ना है, आपको सस्ता जो गेहूं, चावल, दाल, केरोसिन, चीनी वगैरह मिलती है, वो सब आपको कहीं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कदम है और इसके ऊपर सरकार जोर भी बहुत दे रही है और ये 100% मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्या किया गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना घरों के लिए है, 2 स्तर पर काम करती है, ग्रामीण और एक शहरी। तो जो शहरी हिस्सा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, अभी तक हमारा पूरा दिमाग किस पर चल रहा था कि हम घर देंगे सबको, हम सबका खुद का घर बनवा के देंगे। लेकिन जैसे जैसे हमें रियलाइज हो रहा है कि भारत की जनसंख्या इतनी है कि सबको घर बनवाना मुश्किल हो जाएगा, तो अब नया एक जो डायरेक्शन हमें मिली है वो है किफायती किराए के आवासीय आवास परिसर, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम बहुत सारे घर तो बना रहे हैं, लेकिन अब हम घर खरीदने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनिमम अमाउंट है ना सब्सिडीज देने के बाद भी वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी वो झोपड़ बस्तियों में ना रहें, साफ स्वच्छ घरों में, अपने घरों में रहें, उसके लिए एटलीस्ट किराए पे तो वो रह सकते हैं स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक, जब तक वो अपने घर जितने पैसे ना कमा ले। तो किराए भी एकदम सस्ते किराए में अच्छे घर उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य करेगी। तो जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं या फिर शहरी गरीब हैं,
दोनों के लिए है। चाहे बाहर से आप आए हो तो आप अपना घर बना नहीं सकते यहाँ पे, या फिर आप गरीब हो तो भी नहीं बना सकते, तो इनके लिए किफायती किराए के आवासीय परिसर ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को तैयार किया जाएगा, ताकि सब लोग, झोपड़पट्टी को हम खत्म करना चाहते हैं, सभी गरीबों को और श्रमिकों को हम अच्छे घरों में रहने देना चाहते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड किया गया है प्रवासी श्रमिकों के लिए, और किफायती किराए के आवास परिसर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। यस, आगे आते हैं सिविल एविएशन, नागर विमानन जो है, जो उड़ान मंत्रालय है हम कहते हैं, उसके तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पहले तो विश्व स्तरीय हवाई अड्डे हम बनाना चाहते हैं, सरकारी निजी कंपनी भागीदारी, PPP बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि सरकार की और निजी कंपनियों की भागीदारी की सहायता से छोटे शहरों में भी हम विश्व स्तरीय एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे बनाना चाहते हैं। पहले दौर के अंदर जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण है, उसने संचालन और रखरखाव के लिए 6 में से 3 हवाई अड्डों की नीलामी कर दी है, अनुमति दे दी है। कौन से हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु। अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु ये 3 हवाई अड्डे ऐसे हैं जो PPP मॉडल के तहत प्राइवेट कंपनियों को दिए गए हैं कि वो इसका संचालन करेगी और रखरखाव करेंगी। अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तरीय हवाई अड्डे हम बनाना चाहते हैं, और दूसरे और तीसरे दौरे के लिए भी हमने 6 और हवाई अड्डों की पहचान कर ली है, जो बहुत जल्द PPP मॉडल की सहायता से दिए जाएंगे निजी कंपनियों को, ताकि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर बेहतर विश्व स्तरीय हवाई अड्डे बना सके। ये 3 नाम आपसे आ सकते हैं, और बाकी PPP मॉडल आप समझते ही हैं। डिफेंस की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र में क्या किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FDI नाम की एक चीज होती है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंपनी भारत में आके कोई सामान बनाती है या सेवा देती है, उसको FDI कहते हैं। जब वो भारत के शेयर बाजार में निवेश करती है तो उसको FII, अप्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष निवेश का मतलब क्या? जैसे जितनी भी कंपनियां बाहर से आती है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसको FDI कहते हैं। FDI के अंदर हम रोक टोक लगाते हैं ताकि स्ट्रेटेजिक एरियाज, कूटनीतिक क्षेत्र जो है उसमें नुकसान ना हो भारत का, और भारतीय कंपनियों का, भारत के लोगों का ही कंट्रोल रहे, इसीलिए हम लिमिट्स लगाते हैं। लेकिन अभी अभी इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 49% से लिमिट को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। 100% चांस है कि किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वचालित मार्ग से, ऑटोमेटिक रूट, 2 रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑटोमेटिक रूट से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसकी सीमा जो है, उसकी लिमिट जो है, वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मतलब क्या? बाहर से कोई कंपनी आ सकती है, रक्षा के जितने भी उत्पाद है, जैसे कोई गोलियां बनानी है या बंदूकें बनानी है या ऐसा कुछ, जो भी वो सामान बनाने के लिए, या रक्षा से संबंधित और भी बहुत सामान होता है, वो बनाने के लिए फैक्ट्री लगा सकती है। उस फैक्ट्री का मालिक 74% तो विदेशी कंपनी हो सकती है, लेकिन 26% मालिक इंडियन कंपनी हो सकती है। पहले विदेशी कंपनी केवल 49% की मालिक हो सकती थी और 51% इंडियन कंपनी को होना होता था, लेकिन अब इंडियन कंपनी 26 भी होगी तो भी चलेगा। इससे क्या होगा? विदेशी लोग ज्यादा आने की इच्छा रखेंगे और हमारे यहां पर मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसलिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बोला गया है कि हर वर्ष हथियारों या प्लेटफॉर्मों की एक ऐसी सूची जारी की जाएगी जिनके आयात पर, इंपोर्ट पर प्रतिबंध होगा। ऐसी लिमिट, कुछ हथियार ऐसे हैं जो हर साल खरीदती है भारतीय सेनाएं, और साथ में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई और बहुत सामान जो खरीदा जाता है सेनाओं के द्वारा रक्षा क्षेत्र के अंदर, उनमें से एक लिस्ट निकाली जाएगी जो आप आयात कर ही नहीं सकते, इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। अगर इंपोर्ट नहीं कर सकते तो इंडिया से ही खरीदोगे, और इंडिया से खरीदोगे तो इंडिया के अंदर कंपनियां बढ़ेगी, तो जो मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा दे पाएंगे। तीसरा है जो आयुध निर्माण बोर्ड हैं। आयुध निर्माण बोर्ड होते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। हमारे जितने भी असला बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोलते हैं। तो आयुध निर्माण बोर्ड जो है उनका निगमीकरण किया जाएगा, कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा, उनको कॉर्पोरेट बनाया जाएगा, कंपनी बनाया जाएगा।
जिससे क्या होगा, उसमें स्वायत्तता आएगी, ऑटोनॉमी मिलेगी, उनको स्वतंत्रता मिलेगी, जवाबदेही बढ़ेगी और दक्षता बढ़ेगी, वो अच्छे से काम कर पाएंगे। देखो सरकारी वाला माहौल भारत के अंदर, ये आप भी जानते ही हैं, सरकारी कंपनियों में पहले, आजकल तो हालांकि बहुत बदल गया है सीन, पर पहले ऐसे बोलते थे सरकारी कंपनियों में काम होता ही नहीं है। हालांकि आजकल ये सत्य नहीं रह गया है, पर इसको हम एकदम बदलना चाहते हैं कि सरकारी जो कंपनियां बचे, एटलीस्ट आधे से ज्यादा तो हम निजीकरण ही कर देंगे, पर जो बचे वो ऐसे काम करे कि प्राइवेट सेक्टर को टक्कर दे सके। तो इसीलिए हम चाहते हैं उनको स्वायत्तता भी मिले, जवाबदेही भी हो उनकी, और दक्षता में सुधार आए। इसलिए जितने भी आयुध निर्माण बोर्ड हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैं, उनका निगमीकरण किया जाएगा। क्वेश्चन इसमें से यही आ सकता है कि 49% से बढ़ाकर 74% और आयात पर प्रतिबंध वाली एक लिस्ट निकाली जाएगी। मेरे को लगता है आज ज्यादा हो रहा है, एक छोटी सी क्लास और बचेगी, इसकी वो हम कल कवर करेंगे। संडे को भी आपकी क्लास आएगी। आपका ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।